Hello students, welcome all of you. This is the science for class 8 and today we are going to learn chapter 7. Alright, the chapter 7 is about the cell. ठीक है, तो जो हमारा साइंस में 7वां चैप्टर है इसमें हम स्टडी करेंगे सेल्स के बारे में. ठीक है, सेल्स देखो जो भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में होता है ये, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो. ऑलराइट, तो हम इसमें इस चैप्टर में सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल्स कैसे बनी होती है. ठीक है, किसने डेवलप किया है इसके टाइप्स कितने होते हैं, सेल की शेप क्या होती है और इसका वर्क और फंक्शन क्या होता है. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो हमारी सेल है कोशिका, वो सभी जो भी जीवित प्राणी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इकाई है. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, जो भी जीवित प्राणी है उनका सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सेल. ठीक है, वैसे हमारे बॉडी में देखो आप बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. ठीक है, लेकिन वो पार्ट्स बहुत बड़े होते हैं, उनको हम डिवाइड करते जाएंगे तो सबसे जो बेसिक यूनिट मिलेगी वो क्या होती है, सेल. ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिजम्स है किसी बॉडी में या फिर प्लांट्स है उसमें कोई ब्रांच है बहुत बड़ी, तो वो ब्रांच है वो किससे बनी हुई होती है, जो सेल्स है बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई होती है. ठीक है, छोटी छोटी सेल्स मिलके एक बड़ा ऑर्गन बनाती है या फिर बड़ी ब्रांच बनाता है या फिर बड़ा पेड़ बनाता है. ठीक है, तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल. ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी जीवित प्राणी है उसका स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होगा, उसकी लाइफ कहाँ से शुरू होगी, सेल से. ऑल राइट, all living things are made up of one or more cells. Cells in an organisms can be compared to bricks in a building. Like bricks are arranged to make a building, cells too are arranged to make an organisms. अभी बताया था कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट्स होता है वो बहुत सारी सेल से मिलके वो बना होता है. अब देखो बहुत से लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें या तो एक ही सेल्स मिलेगी या फिर बहुत सारी सेल्स मिलेगी. ठीक है, और जो हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना होता है, बहुत सारे सेल से मिलके वो बना होता है. इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनती है, छोटी छोटी जो ब्रिक्स होती है ईंटें उनको जोड़ जोड़ के, ठीक है, एक मैनर तरीके से, ठीक है, अरेंजमेंट करके बिल्डिंग बनाते हैं जोड़ जोड़ के. वैसे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं वो छोटी छोटी सेल से मिलके हुए बना हुआ होता है. ठीक है, इस फिगर में देखो आप, ये सेल का स्ट्रक्चर है और ये वॉल का स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इसमें ऑर्गन्स कैसे मिलके होती है, सेल से जुड़ के, और वॉल किससे बनी हुई होती है, ये ब्रिक्स से. ठीक है, तो फंक्शन सेम है. सबसे बेसिक है वो क्या होती है, सेल होती है किसी भी ऑर्गन्स की, उससे छोटा कोई पार्ट्स नहीं होगा. ओके, अब हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी सेल की. सेल को किसने खोजा. इट वाज रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिशमैन, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल इन 1665. ही ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व्ड ए नंबर ऑफ टाइनी compartments that appeared like a honeycomb. He gave them cell to each of the boxes. However, Hooks did not know their real structure or function. His cells observations give no indication of the nucleus and other organelles found in most living cells. अब देखो, एक अंग्रेज था, इंग्लिशमैन, सबसे पहले उसने डिस्कवर किया था सेल को. कौन सी ईयर में, 1665 में. और उस अंग्रेज का या इंग्लिशमैन का क्या नाम था, रॉबर्ट हुक. तो आप कह सकते हैं रॉबर्ट हुक जो अंग्रेज था, इंग्लिशमैन, सबसे पहले उसने 1665 में सेल की खोज की. और वो कहाँ से खोज की थी,
जो कोर्क है, कोर्क क्या होता है कि जो हमारा पेड़ होता है, पेड़ की छाल होती है, बार्क, ठीक है, तो उसका एक पार्ट्स होता है। तो उस कोर्क में उसने माइक्रोस्कोप यूज लिया और ऑब्जर्वेशन किए, तो उसने देखा कि बहुत सारे टाइनी कंपोनेंट्स मिल रहे थे उसमें, और वो कैसे थे, हनी कॉम्ब, जैसे शहद में क्या होती है, लेयर होती है ऊपर नीचे या फिर बहुत ही पास पास में, ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला था सेल्स का, ठीक है, कोर्क में। तो इस तरह रॉबर्ट हुक ने उन स्ट्रक्चरों को नाम दिया था सेल, ठीक है। और फिर भी रॉबर्ट हुक ने उनको देखा था कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर ये होता है, माइक्रोस्कोप से देखा था वो, लेकिन उसको उनका रियल स्ट्रक्चर और रियल फंक्शन ये नहीं बताया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने ये तो बता दिया कि जो कोर्क है उसमें सबसे छोटा जो पार्ट्स है वो सेल होता है, ठीक है, लेकिन उनका रियल स्ट्रक्चर नहीं बता पाया और रियल फंक्शन नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि वो एक हनी कॉम्ब में बिल्कुल क्लोज लेयर के फॉर्म में थी, तो उनका रियल स्ट्रक्चर नहीं बता पाया वो किसकी, सिंगल सेल की। ऑल राइट। और उसने ये भी नहीं बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो जीवित प्राणी है उनकी जो सेल है, उनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है और भी छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में क्लासिफिकेशन नहीं दे पाया था। उसने सिर्फ इतना बता पाया था वो कि जो कोर्क है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल है, ठीक है, बाकी उसका फंक्शन और जो स्ट्रक्चर ये नहीं क्लियर बता पाया था। ऑल राइट। नेक्स्ट देखते हैं वैरायटी इन सेल्स, नंबर, शेप एंड साइज। अब जो कोशिकाएं हैं उनकी हम वैरायटी देखते हैं कि वो कितने नंबर में पाई जाती है, उनकी शेप कैसी होती है और साइज कैसी होती है, ठीक है। तो इसकी स्टडी करते हैं वन बाय वन। द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिजम्स varies with its size. More the number of cells, greater will be the size of an organism. Based on the number of cells, organisms can be categorized into two categories. अब देखो कि जो भी एक ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो सेल्स है वो बहुत सारे सेल्स मिल सकती हैं, ठीक है। ये कोई नेचर नहीं है कि एक ऑर्गन में एक ही सेल्स मिलेगी, सेल्स बहुत सारी हो सकती हैं। और जैसे जैसे उन सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है तो जो ऑर्गन्स है उसकी साइज भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो किसी बॉडी में या किसी ऑर्गन में कितने सेल मिलते हैं तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, ठीक है। एक तो हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेकंड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर नाम से आ रहा है, यूनि मतलब एक, इसमें केवल एक कोशिका मिलेगी, और मल्टीसेलुलर मतलब कि मल्टी सेल, तो इसमें बहुत सारी सेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स लाइक amoeba, yeast, bacteria which consist of a single cell are called unicellular organisms. In such organisms, all necessary functions like respiration, reproduction, nutrition, etc. are carried out in a single cell. अब देखो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, यूनिसेलुलर बोलते हैं उनको। ये कौन कौन से होते हैं? अमीबा, यीस्ट, बैक्टीरिया। तो इनकी पूरी जो बॉडी होती है ना वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है, और इनके जो फंक्शन है जैसे रेस्पिरेशन, श्वसन करना, रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो नए जीव पैदा करते हैं, न्यूट्रिशन, खाना पीना, ठीक है, ये सारे फंक्शन है वो एक ही कोशिका में होते हैं, ठीक है। ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो इसके एग्जांपल है जैसे कैट, डॉग, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, जिसको बनियान ट्री बरगद का पेड़ बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस
इन द बॉडी। ठीक है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, है ना, बरगद का पेड़ हो गया, या फिर हम इंसान हो गए, ये क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बने होते हैं तो इनका जो डिफरेंट वर्क होते हैं बॉडी का, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, न्यूट्रिशन, अब ये एक कोशिका नहीं करेगी, बहुत सारी कोशिका करेंगी। तो बहुत सारी कोशिकाएं वो अलग अलग पार्ट्स में होती है जिनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो रेस्पिरेशन होता है वो अलग ऑर्गन करेगा, रिप्रोडक्शन के लिए अलग ऑर्गन होगा, और न्यूट्रिशन के लिए अलग ऑर्गन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका तो बहुत सारी है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसमें सारे फंक्शन अलग अलग हो गए, और आपको एग्जाम्पल पता चल गया कि यूनिसेलुलर कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, और उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइज, सेल की साइज। ठीक है, कोशिका की साइज कितनी होती है। द साइज ऑफ सेल्स कैन वेरी फ्रॉम ए माइक्रोन टू ए फ्यू सेंटीमीटर्स, ऑल्दो मोर सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक and can only be seen under a microscope. Some plant and animal cells are visible to the naked eyes. Two oval of Cycas plant is the largest cell found in plants. The egg of an ostrich is the largest animal cell. Microplasma is the smallest cell that measure 0.1 to 0.1 micrometer. In the human body, the blood cells are the smallest and nerve system are the largest. The unicellular algae Acetabularia is nearly 10 cm long. The size of the cell has no relationship with the body size of an organism. अब देखो, जो सेल की साइज होती है वो सबसे छोटी होती है माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन की होती है 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो सबसे छोटी साइज से लेके कुछ सेंटीमीटर तक होती है ये। ठीक है, बिल्कुल माइक्रोन सेंटीमीटर में मिलेगी, माइक्रोन में मिलेगी, और कुछ सेंटीमीटर मिलेगी, छोटी से लेके बड़ी तक इनकी साइज होती है, वेरी करती है इनके बीच में। और देखो, जो मैक्सिमम सेल्स होती है ना, वो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो सेल है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होती हैं, बस रेयर ही होती है जो कुछ बड़ी हो जिनको हम आंखों से देख पाएँ। ये सबको हमको देखने के लिए हेल्प चाहिए माइक्रोस्कोप की। और जबकि कुछ प्लांट और एनिमल की सेल इतनी बड़ी होती है उनको हम सीधा आंखों से देख सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम छोटी होती है तो माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, जो ओवल और जो साइकस प्लांट है, इसका जो सेल है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले सबसे बड़ा सेल किसका होता है, साइकस प्लांट का। और सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, ओस्ट्रिच शुतुरमुर्ग अंडा। ठीक है, सबसे बड़ा किसका होता है, शुतुरमुर्ग अंडा। तो उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। और जो माइक्रोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटी सेल होती है माइक्रोप्लाज्मा। ये भी बैक्टीरिया में पाई जाती है। इसकी साइज होती है 0.1 to 0.5 mm। ठीक है, तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा साइकस प्लांट और शुतुरमुर्ग। और ह्यूमन बॉडी में जो हमारे ब्लड सेल होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, जो ब्लड सेल होती है ना, उनकी जो सेल है कोशिका, ब्लड की जो कोशिका होती है सेल, वो सबसे छोटी होती है। और जो हमारा नर्व सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी होती है। और नर्व सिस्टम क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट से जो इन्फॉर्मेशन या सिग्नल है उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको हम नर्व सिस्टम बोलते हैं। तो उनकी कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं। और देखो, एक होता है यूनिसेलुलर एल्गी, जो एक एल्गा होता है जिसकी केवल एक कोशिका पाई जाती है। उसकी साइज होती है लगभग 10 सेंटीमीटर, बहुत लंबी होती है ये। और जो कोशिका की साइज है उसकी बॉडी साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई बड़ा पेड़ है या फिर बड़ा जानवर है उसकी कोशिका बड़ी होगी, तो छोटा जानवर है, छोटा पेड़ है, उसकी कोशिका छोटी होगी। नहीं, बड़ा पेड़ है तो उसकी कोशिका छोटी हो सकती है, और छोटा कोई एनिमल या बर्ड है
या प्लांट है तो उसकी कोशिका बढ़ी भी सकती है, ठीक है, आपस में कोई भी इंटरलेशन नहीं है, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं सेल शेप की, जो सेल है उसकी शेप कैसे होती है। सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स, shell have different shapes which vary from organisms to organism. The shapes of cells vary considerably in multicellular organisms. They may be flat, columnar, elliptical, spindle shape, and cuboidal. The shape of a shell is related to its functions. Some shells are irregular in shape, like amoeba and white blood cells. Muscle cells are long and thin. Guard cells are bean shaped, and the mesophyll cells present in the leaf are long and rectangular. अब देखो, जो शेल है कोशिका, उसकी जो शेप होती है, ठीक है, बनावट, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है, ठीक है। और अब देखो, मान लो कोई ऐसा एनिमल है या प्लांट है जो बड़ा है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है, उसमें बहुत सारी सेल है, तो उसके अंदर जो सारी सेल होती है ना, ये श्योर नहीं है कि सारी सेल सेम शेप की होंगी, उनकी शेप डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, अब ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, तो जो इंसान है उसमें सारी जो कोशिकाएं हैं वो सेम साइज की नहीं हो सकती, सेम शेप की नहीं हो सकती, डिफरेंट शेप की भी हो सकती हैं। और शेप कैसे होती है? ये फ्लैट बिल्कुल, ठीक है, कॉलम की टाइप में, इलेप्टिकल शेप में, ठीक है, या स्पिंडल शेप में, या फिर क्यूब टाइप की, ये सारी शेप्स होती हैं, ठीक है। और जो इनकी शेप होती है ना, शेप से रिलेशन क्या होता है? इनके फंक्शन का, ठीक है। और मान लो किसी को डिफरेंट फंक्शन वर्कआउट करना है तो डिफरेंट शेप होगी। तो कोशिका की शेप है वो सीधा रिलेशन रखती है किससे? उनके वर्क से। अब देखो, कुछ सेल होती हैं जो इर्रेगुलर होती हैं, जैसे अमीबा की और हमारी वाइट ब्लड सेल होती हैं, इनकी शेप होती है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो इर्रेगुलर होती है, ना तो रेक्टेंगल होती है, ना स्क्वायर, ना कॉलम टाइप में, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर होती हैं। और जो हमारी मसल्स होती है वो लंबी और पतली होती हैं, और जो हमारी गार्ड सेल होती है जो बचाव करती हैं, वो कोशिका कैसे होती है? बीन टाइप में, ठीक है, शेम का जो बीज होता है उस टाइप की होती हैं, ठीक है। और जो मसल होती है, जो मेसोफिल कोशिका होती है, किसमें? पत्तियों में, पेड़ पौधे की पत्तियों में, वो कैसे होती है? लंबी और रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो नीचे देखो, रेड ब्लड सेल कैसे होती है, इसकी शेप दे रखी है, मस्कुलर सेल है उसकी शेप भी है, और नैरो सेल है उसकी शेप भी है, ठीक है। एंड नैरो सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांचेड, देयर शेप एनेबल्स देम टू सेंड मैसेज ओवर long distance in the body. The spherical shape of red blood cells provide more surface area for absorption of oxygen. The irregular shape of amoeba helps it to move easily and angle food. देखो, मैंने बताया था अभी कि जो सेल होती है उनकी जो शेप होती है वो उनके वर्क से रिलेटेड रहती है। जैसे नर्व सेल होती है, उसकी शेप कैसे होती है? नर्व की समथिंग इरेगुलर होती है वो, ठीक है, और लंबी होती है वो। तो उससे क्या होता है कि इनको सिग्नल भेजने में इजी होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। जैसे हमारे पैर है, पैर में चोट हो गई तो इसका सिग्नल कहाँ जाएगा? सीधा ब्रेन में। डिस्टेंस लॉन्ग हो गई, कौन भेजेगा? नर्व सिस्टम। तो इनकी कोशिकाएं इरेगुलर शेप की होती हैं, ठीक है। और हमारा जो ब्लड है उसकी कैसे होती है? स्फेरिकल शेप में, गोले टाइप में। तो स्फेयर शेप में क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसके कॉन्टेक्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और अमीबा है, अमीबा की कैसी शेप होती है? इरेगुलर शेप होती है। तो इरेगुलर शेप से क्या होते हैं? वो भोजन को निगलने में या खाने में इजीली होती है। इरेगुलर हो गई, कहीं से छोटी, कहीं से बड़ी, कहीं से लंबी, तो जहाँ भी फूड आ गया वो वहाँ से उसको निगल जाएगा, एंगल्फ कर जाएगा, ठीक है। तो किसी भी जो ऑर्गन है या बॉडी है उसका फंक्शन
किस पर डिपेंड होता है? सेल के शेप पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग इट।